हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नागमती वियोग खंड जैसी ग्रंथावली के अंतर्गत पद संख्या 11 से लेकर 15 की व्याख्या के ऊपर। इसके पहले हमने पद संख्या 1 से लेकर 10 तक की व्याख्या कर ली है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बातचीत भी कर लिया है। जैसा कि हमें पता है कि नागमती वियोग खंड 12 मासा शैली पर आधारित है, जिसकी शुरुआत आषाढ़ महीने से होती है। अभी तक हमने आषाढ़ से लेकर पूष तक के महीने पर बातचीत कर लिया है और इन महीनों का असर नागमती के ऊपर कैसे पड़ता है, उसके विरह में कैसे बदलाव आता है, उसको भी देख लिया है। अब आगे हम महीनों के बारे में देखेंगे कि नागमती के वियोग पर क्या असर डालते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पद संख्या 11 है, जिसमें कि माघ महीने की शुरुआत बताई गई है कि लागे माघ परे अब पाला, बिरहा काल भय जड़ काला। तो माघ का महीना लग गया है और इस महीने में भी ठंडक पड़ रही है, पाला पड़ रहा है और बिरहा काल भयो जड़ काला। और इस महीने में नागमती के लिए विरह साक्षात काल की तरह लग रहा है, यानी कि इस महीने में भी उसे कोई राहत नहीं है। जैसा कि इसके पहले हमने देखा कि पूष के महीने में जो जाड़ा अपने चरम सीमा पर होती है, शीत ऋतु अपने चरम सीमा पर होती है। माघ महीने में भी हल्की फुल्की उसमें कमी आई है, लेकिन फिर भी नागमती के विरह में बहुत कोई खास अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। पहल पहल तन रुई झापे, हहरि हहरि अधिकौ ही कापे। और मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं कि जैसे जैसे नागमती रुई के वस्त्रों से अपने शरीर को ढकती है, पहल पहल तन रुई झापे, झापे मतलब ढकना, जैसे जैसे वो अपने शरीर को रजाई से ढकती है, हहरि हहरि अधिकौ ही कापे, वैसे वैसे शीत ऋतु का यानी कि ठंडक का अनुभव उसको ज्यादा होता है और उसका हृदय कांपता है। आई सूर होई तब रे नाहा, तो ही बिनु जाड़ न छूटे माहा। आगे की स्थिति यह है कि नागमती अपने प्रियतम को याद करते हुए कहती है कि प्रियतम, अब तुम ही मुझे इस ठंडक या जाड़ा से बचा सकते हो। आप सूर्य की तरह आई आई सूर हुई तब, यानी कि अपने पति को वो सूर्य की तुलना कर रही है कि आप सूर्य के समान तपते हुए आइए, तो ही बिनु जाड़ न छूटे माह। अब तुम्हारे सिवा और कोई इस ठंडक से नहीं बचा सकता। यही माह उपजे रस मूलू, तू सौ भौरे मोर जोबन फूलू। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है रसमूलू, जो कि काम भावना की दृष्टि से मलिक मोहम्मद जैसी ने इसको यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इस महीने में या इस ऋतु में नागमती के अंदर काम भावना भी जागृत हो रही है और प्रियतम की याद भी आ रही है। और वो एक कहती है कि सूर्य की तरह आप आइए, तभी मुक्ति मिलेगी। और ये महीना काम भावना को बढ़ाने वाला भी है। सभी लोग इस ऋतु में इसका अनुभव करते हैं, मैं भी कर रही हूँ। और जो मेरा यौवन है एकदम से पुष्प की तरह है और आप भौरा बनकर आइए। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कभी सूरज कभी भौरा, एक तरीके से नागमती की जो मानसिक स्थिति है वो बहुत संतुलित नजर नहीं आ रही है, बार बार वो चीजों से हमेशा तुलना कर रही है। अब यहाँ पर कह रही है कि इस महीने में अक्सर पति पत्नी या फिर जो दंपत्ति हैं आपस में मिलते हैं, वैसे ही मेरे अंदर भी ये भावना जागृत हो रही है और आप आइए। नैन चुवही पस महवट नीरू, तो ही बिनु अंग लाग सर चीरू। और आगे मलिक मोहम्मद जैसी नागमती के वीर वर्णन का चित्रण करते हुए कहते हैं कि इस ऋतु में होने वाली वर्षा हो रही है, जिससे सर्दी और बढ़ गई है। नैन चुवही पस महावट नीरू, वर्षा हो रही है, उसी तरीके से वियोग के कारण मेरी आंखों से भी पानी गिर रहे हैं, आंसू आ रहे हैं।
इसके पहले भी आपने देखा कि यहाँ पर जस ओरी से तुलना की गई थी कि जैसे जैसे घनघोर बारिश हो रही है तो ओरी चूती है, वैसे ही आंखों से हमारे आंसू भी निकल रहे हैं, विरह के आंसू निकल रहे हैं। तो ही बिनु अंग लाग सर चीरू। और नागमती कहती है कि वर्षा से जो हमारे वस्त्र या फिर अंग भीग गए हैं और वो मुझे पीड़ित कर रहे हैं, उससे लगकर उस पीड़ा को दूर करिए। ये पीड़ा आपके बिना दूर नहीं हो पाएगी। टप टप बूंद परई अस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। और आगे कहती है कि ओले बरस रहे हैं, जैसे मेरे आंखों से आंसू टपक टपक रहे हैं। टप टप बूंद परई अस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। और विरह रूपी पवन मेरे अंग प्रत्यंग को, मेरे पूरे शरीर को झकझोर दे रहा है। एक सिंगार को पहिरू पटोरा, जीव नहार रही हुई डोरा। और अंत में सवाल करती है कि अगर मेरी सखियां या फिर आसपास के लोग श्रृंगार कर रहे हैं तो वो सब अपने प्रियतम के लिए कर रहे हैं, अपने पतियों के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं किसके लिए श्रृंगार करूं? यही का श्रृंगार को पहरू पटोरा, किसके लिए श्रृंगार करूं और किसके लिए रेशमी साड़ी पहनूं? ठीक है। और यही नहीं, जीव न हार रही हुई डोरा। और मैं अपने गले में हार भी नहीं पहन सकती क्योंकि मेरा जो गला है वो डोरा के समान हो गया है, यानी कि मैं एकदम से कमजोर हो गई। और आखिर में कहती है, तुम बिनु कांपे धनी हिया। हे प्रियतम, तुम्हारे बिना तुम्हारी इस पत्नी का हृदय कांप रहा है। तन तिनउर भाडोल। और जो शरीर है वो तिनके के समान डोल रहा है, यानी बहुत हल्का हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डोरा के समान बताया गया, यहाँ पर तिनके के समान बताया गया। तो इसका मतलब है कि नागमती की स्थिति बहुत खराब हो गई है। ते ही पर बिरह जराई के चहे उड़ावा झोल। और इस पर जो बिरह है वो मुझे जलाकर पूरी तरह राख बनाकर उड़ा देना चाहता है। तो आपने इस माघ महीने में देखा कि नागमती के विरह पर क्या असर ये महीना डाला हुआ है कि भले ठंडक थोड़ी कम हुई है, लेकिन बीच बीच में अगर मौसम परिवर्तन हो रहा है तो उसका प्रभाव नागमती के ऊपर पड़ रहा है। एक बार फिर से आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि मलिक मोहम्मद जैसी पुरुष होते हुए एक स्त्री के मन को पढ़ने का प्रयास पूरी तरीके से कर रहे हैं, जिसको कि आगे चलकर आधुनिक काल में जैनेन्द्र अज्ञे आदि लेखक करते हैं। ठीक है, तभी आगे चलकर स्त्री विमर्श की शुरुआत भी होती है। यानी कि इस परंपरा को आगे साकेत में, मैथिली शरणगुप्त, यशोधरा में भी अपनाए हुए हैं। आगे कभी मौका मिलेगा तो उस पर बात करेंगे। अगला पद है 12वां पद कि अब फागुन का महीना शुरू हो गया है। फागुन पवन झकोरा बहा, चौगुन शिव जाय नहीं सहा। अब फागुन का महीना शुरू हो गया है और इसमें जो हवा है वो बहुत तेजी से बह रही है, तेजी से चल रही है। चौगुन शिव जाय नहीं सहा। और जो शीत है यानी ठंडक है, अब वो धीरे धीरे चौगुनी हो गई है, 4 गुने रफ्तार से जाड़ा बढ़ गई है, उसे सहन करना भी बहुत कठिन है। तन जस पियर जात भामोरा, ते ही पर बिरह दे झकझोरा। और स्थिति ये है कि फागुन महीने में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्ते धीरे धीरे झड़ने लगते हैं, यानी कि पतझड़ आ जाते हैं और जो पत्ते होते हैं वो पीले होकर धीरे धीरे झड़ते हैं। तो यहाँ पर नागमती उन पत्तों से तुलना करती है कि मेरी शरीर भी आपके वियोग में धीरे धीरे पीली हो गई है और ऐसे लग रहा है कि जमीन पर मैं गिर जाऊंगी। तरीवर झरही झरही बन ढाका, भई ओनंत फूली फरी शाखा। और आगे है कि शाखाओं पर फूल और फल आ गए हैं। ठीक है। और जिनके भार से वे सभी क्या है, झुक गए हैं।
तरिवर झरही झरही बन शाखा भई उड़ंत फूल फरी शाखा। यानी कि फागुन के महीने में जितने भी पेड़ पौधे हैं सब फल फूल से लद गए हैं और वो धीरे धीरे झुक गए हैं। इसके पहले पतझड़ आया था, बाद में धीरे धीरे उनमें पतझड़ के बाद स्थितियां बदली हैं। केवल पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि वनस्पतियां भी करही वनस्पति ही हुलासु। और जो वनस्पतियां हैं वो भी बहुत ही उल्लास का अनुभव कर रही हैं, उल्लास से भर गई हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मोह कह भाजक दून उदासु। लेकिन मेरा जो दुख है, विरह है, दूना हो गया है और बढ़ता ही जा रहा है। जहां पर पेड़ पौधों में फूल और फल लग रहे हैं, वनस्पतियां भी खुशी प्रतीत कर रही हैं, लेकिन मेरी जो स्थिति है, मेरा वियोग जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। फागु करही सब चाचरी जोरी मोहि तन लाई दिन जस होरी। अब स्थिति यह है कि फागुन के महीने में ही होली का त्योहार भी होता है। तो नागमती की जितनी भी सखियां हैं या फिर आसपास के लोग हैं, सब प्रसन्नता से तीज त्योहार, फागुन, होली सब मना रहे हैं। लेकिन नागमती के लिए इन सब का कोई औचित्य नहीं है। कारण यह है, जो पै पीव जरत असपावा जरत मरत मोहि रोष न आवा। अब स्थिति ये हो गई है कि जैसे किसी ने नागमती के शरीर में होली की ज्वाला ही लगा दी। जहां हम होलिका दहन को देखते हैं, लेकिन नागमती, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मलिक मोहम्मद जैसी को पूरी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जानकारी है और साथ में नागमती को भी है। ठीक है, क्योंकि नागमती को तो जैसी ने ही रचा है। तो पूरी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का यहाँ पर वो उदाहरण दे रहे हैं। जो पै पीऊं जरत असपावा जरत मरत मोहि रोष न आवा। तो होली की ज्वाला से जला दी गई और इस जलने से हे प्रियतम मुझे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। अभी मैं उम्मीद लगाकर बैठी हूं कि अगर आप आ जाएं तो ये जल कर मरना भी मेरे लिए अच्छा ही होगा। मुझे कोई रोष या फिर क्रोध या फिर कोई पश्चाताप नहीं होगा। मुझे प्रसन्नता ही होगी कि आप मुझे इस स्थिति में भी देख लिए। रात दिवस बस यह जीव मोरे लगो निहोर कंत अब तोरे। रात और दिन बस मेरा मन यही करता है कि मेरे प्रियतम मुझसे मिलने के लिए आ जाएं, उनसे मेरी मुलाकात हो जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जैसे होली है, होली में होलिका दहन होता है। अगर वियोग मुझे जलाना भी चाहता है तो जला दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं एक बार आपका दर्शन करना चाहती हूँ। तो इस स्थिति को आप समझ सकते हैं, मनोविश्लेषणात्मक ढंग से आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि क्या स्थिति होगी नागमती की। आगे है, यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाव मकुते ही मारग उड़ पर कंत धरे जह पाव। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नागमती पवन को, हवा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे हवा, हे पवन, अगर मैं जल जाती हूँ तो जो ये राख है, मेरे शरीर की राख, उसे तुम उड़ाकर वहां ले जाओ जहां पर मेरे जो प्रियतम है, मेरे स्वामी हैं, पांव रखेंगे, वहां पर रखना जिससे कि मैं उनका स्पर्श कर सकूं। ये भारतीय नारी, एक जो सती सावित्री भारतीय नारी है, उसका प्रतिनिधित्व यहाँ पर नागमती कर रही है। और एक आप लोगों ने कविता पढ़ी होगी, पुष्प की अभिलाषा। उसमें भी पुष्प की अभिलाषा है कि उसको उस पथ पर फेंक देना जहां से इस देश के लिए अपने जान को न्यौछावर कर देने वाले वीर गुजरे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नागमती कुछ अलग ही सोच रही है। उसका ये कहना है कि हे पवन, हे हवा, मेरी राख को वहां उड़ाकर ले जाना, उस रास्ते पर ले जाकर रखना जहां से मेरे प्रियतम गुजरे, जिससे कि मैं धन्य हो जाऊं। तो आपने देखा फागुन महीने में क्या क्या असर पड़ रहा है नागमती के ऊपर। आगे के पद पर बात करें तो अगला पद है, चैत महीने
इसकी शुरुआत होती है। चैत बसंता होई धमारी, मोहि लेखे संसार उजारी। अब यहाँ पर चैत का महीना आ गया है, चारों ओर प्रसन्न है लोग, सब खुशी के मारे धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। लेकिन नागमती के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो कहती है, मोहि लेखे संसार उजारी, मुझे छोड़कर इस यह संसार पूरा खुशनुमा माहौल में है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उजास हूँ, उजाड़ सा हो गया है मेरे जीवन में। क्यों? कारण आप सभी जानते हैं। आगे क्या असर पड़ रहा है? पंचम विरह पंच सर मारे। जो कामदेव है वो अपने पांचों बाण से मुझे घायल कर रहा है। रकत रोई सगरो बन ढारे। और स्थिति ये हो गई है कि जो कामदेव के बाण है वो मुझे घायल तो कर रहे हैं, मेरी आंखों से रक्त के आंसू भी बह रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा कि नागमती के आंखों से जब रक्त के आंसू बह रहे हैं तो वीर बहुटी की तरह चल रही है, खास कीड़े का वहां पर तुलना किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर भी है कि कामदेव के विरह बाण से घायल होने के बाद उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं। बूढ़ी उठे सब तरीवर पाता, भीज मजीठ पेश बन रहा था। और जो आंखों से खून निकल रहे हैं उससे जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते लाल हो गए। कल्पना आप यहाँ पर देखिए मलिक मोहम्मद जैसी की। और यही नहीं है, बल्कि मजीठ और टेसु, ये दो यहाँ पर पुष्पों की बात की गई है कि जो मजीठ और टेसु के फूल हैं वो भी इसी कारण लाल दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि वो मेरे रक्त रूपी आंसू से भीग चुके हैं। आगे है, बौरे आम फरे अब लागे। बसंत के महीने में आम बौरा गया है, मतलब इसमें बौर लग गए हैं छोटे छोटे। अब वो में फल भी लगने वाला है। अब हम आओ घर कंत सब आगे, मतलब कि प्रकृति जो है वो नियमानुसार अपने सभी कामों को पूरा कर रही है, लेकिन मेरे प्रियतम जो है वो अभी तक मुझे दर्शन नहीं दिए। इसलिए मैं उम्मीद यही करती हूँ कि अबहु आऊं घर कंत सभागे। हे मेरे स्वामी, अभी भी आप आ जाएं तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानूंगी। बीच में आपने देखा कि डाउट ये करती है कि कहीं सौ तो नहीं लेकर आ रहे हैं, बीच में आपने पिछले पदों में देखा होगा। लेकिन यहाँ फिर से भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने प्रियतम, अपने स्वामी, अपने पति के प्रति समर्पित, जिसको पतिव्रता कहा जा सकता है, नागमती चरित्र निभा रही। आगे है, सहज भाव फूली वनस्पति। जो वनस्पतियां हैं वो अपने सहज स्वभाव से फल फूल रही हैं। मधुकर घुमही संवरी मालती। और जो मधुकर हैं, जो भौरे हैं, वो मालती पर अपना घूम रहे हैं, उनका रसपान कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने का स्मरण करके, अपने अपने लोगों को याद करके मिल रहे हैं, लेकिन जो मेरे प्रियतम है वो अभी मुझसे दूर है। मुंह कह फूल भये सब कांटे। चारों तरफ हरियाली है, फूल दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वो सब मुझे कांटे की तरह चुभ रहे हैं। फूल की खास विशेषता होती है, इसमें मुलायमियत होती है, वो बड़ा ही स्पर्श करने पर अलग अनुभूति देता है। आप लोगों ने भी इसका एहसास किया होगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति विरह में होता है तो प्रकृति भी उसे अच्छी नहीं लगती है। इसी तरीके से आपने साकेत में पढ़ा होगा कि मुझे फूल मत मारो। वहां पर भी उर्मिला को ऐसे लग रहा है कि फूल से उसको दुख पहुंच रहा है, कष्ट पहुंच रहा है। यहाँ पर भी नागमती के लिए भी जितने भी फूल हैं वो कांटे के समान हो गए। दृष्टि परत जस लागह चाटे। और जिधर भी इसकी दृष्टि पड़ रही है और ऐसे लग रहा है कि इसको दुख ही दुख उत्पन्न हो रहा है, कोई चीज अच्छा नहीं लग रहा है। और चींटियां जैसे शरीर को काटती हैं वैसे ही लग रहा है कि उसके शरीर में कोई न कोई दुख पहुंच रहा है। परिजोबन भय नारंग शाखा, हुआ बिरह अब जाई न राखा।
फिर से अपने यौवन के बारे में बता रही है कि जो इसका यौवन है वो नारंगी की तरह हो गया है, और हमेशा ये संदेह बना रहा कि जो विरह रूपी चूहा है, तोता है, वो उसे छत विच्छत न कर दे। इसका डर हमेशा बना हुआ है नागमती को, और इसमें बीच में वो यही उम्मीद करती है कि उसका प्रियतम आए, जिससे कि वो उसे मिल सके। आखिर में है कि घिरनी परेवा हुई पीऊ आऊ बेग पर टूटी, नारी पराये हाथ है तो ही बिनु पावन छूटी। हे प्रियतम आओ, तुम्हारी जो स्त्री है वो अब पराये हाथ में जाने वाली है। पराये कौन है? इसमें विरह है। विरह रूपी पराये के हाथ में जाने वाली है। आपसे यही प्रार्थना है कि आप गिरहबाज, घिरनी परेवा होई, यहाँ पर परेवा शब्द जो है, यहाँ पर गिरहबाज एक शब्द आया हुआ है जो कि कबूतर के संदर्भ में है, कि जैसे कबूतर पक्षी या बाज होता है जो अपने दुश्मन पर टूट पड़ता है, उसी तरीके से आप भी आइए और बदला ले लीजिए, क्योंकि मैं विरह के कब्जे में जाने वाली हूँ। पूरा भाव यहाँ पर यही है, और कहती है कि तो ही बिनु पाँव न छूटी, और ये जो मेरा पाँव फंस गया है वो उसको तुम ही छुड़ा सकते हो, तुम ही बचा सकते हो, इसलिए मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणों को बचाओ, जल्दी से आ जाओ। तो आपने देखा पूरा इसमें पूरे चैत महीने में नागमती का जो विरह है वो प्रकृति में बदलाव के साथ साथ और इसका विरह बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब आगे के पद में हम देखते हैं। अगला पद है बैसाख का महीना शुरू हो गया। आप लोग इन महीनों को जरूर क्रम से याद करते जाइए, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में आ सकता है, इसलिए तभी ये टेक्स्ट पढ़ने का हमें फायदा मिलेगा, वरना समय भी आप लगाएंगे और गलत हो जाएगा तो बहुत दुख पहुंचेगा। जितना नागमती को दुख पहुंच रहा है उतना हम सबको भी दुख पहुंचेगा। पद है भा बैसाख तपन अति लागी। अब बैसाख का महीना आ गया है और जो गर्मी है धीरे धीरे बढ़ने लगी। ठीक है, तीव्र बल्कि हो गई है गर्मी। चोवा चीर चदन भा आगी, यहाँ पर तीन ऐसे शब्द हैं, चोवा, चीर और चंदन। ऐसा माना जाता है ये तीनों शीतलता के प्रतीक हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। चोवा भी, और जो सूती कपड़ा होता है, और चंदन, ये शीतलता के प्रतीक हैं। लेकिन बैसाख महीने में इनकी शीतलता भी किसी काम की नहीं है, ये भी धीरे धीरे तपना शुरू कर दी। तो नागमती का कहना है कि मेरी क्या औकात है, मैं तो पहले से ही विरह में हूँ। सूरज जरत हिमांचल ताका, और यहाँ तक की स्थिति ये है कि सूरज भी इस तपनी बेला में ऐसे लग रहा है कि बर्फीले जगह की तरफ चला गया है, यानी कि उत्तरायण में चला गया है। विरह बजाग संहरत हाका, और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जो विरह है पूरे अपने सैनिकों के साथ मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयारी कर चुका है। जरत बजाग्नि कर पीऊँ छाहा, अब इस वज्राग्नि से मुझे कोई अगर बचा भी सकता है तो मेरे प्रियतम बचा सकते हैं, वही छांव ला सकते हैं, बाकी और किसी से उम्मीद नहीं है। आई बुझाऊ अगारन महा, हे प्रियतम आओ और इस तपन से मुझे बचा लो। तो ही दर्शन होई शीतल नारी, आई आगिते करू फुलवारी, और आपके दर्शन से ही तुम्हारी ये पत्नी शीतलता को प्रदान करेगी और प्रसन्न होगी। लागे जरे जरे जस भारू, फिर ब्रिजेसी तजीवन बारू। आगे मलिक मोहम्मद जैसी लिखते हैं कि जैसे भाड़ में लागे जरे जस भारू। आपने पढ़ा होगा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। भाड़, भड़भूजा, आपने एक शब्द सुना होगा। ठीक है, जहां पर कभी कभी हम लोग दाना भुजाने के लिए जाते हैं। हालांकि ये ट्रेंड धीरे धीरे अब कम हो गया है, लेकिन अभी भी गाँव में है ऐसा। ठीक है, तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा
तो नागमती जो है उसको इस चीज का ज्ञान है कि भाड़ से ज्यादा जलने वाला कोई चीज नहीं, जहां पर हमेशा अग्नि लगी रहती है। लागी जरे जस भारू, ये विरह के कारण ऐसा महसूस कर रही है कि मानो वो इस भाड़ में जल रही हो, वहां पर उसको फेंक दिया गया। फिर भुजे सी, और बार बार ऐसे लग रहा है कि वो उसमें जल रही है। सजीवन बारू, और लग रहा है कि वो अपने शरीर को त्याग देगी, या फिर जो बालू है उसमें, भाड़ में बालू का भी काफी बड़ा योगदान होता है। ठीक है, बालू से ही उसमें चना और जो भी चावल का बनता है वो सब आप देखे ही होंगे। तो उससे तुलना यहाँ पर नागमती कर रही है कि मेरी स्थिति उसी भाड़ के समान हो गई है। सरवर या घटत न्यू जाए, अब परिवर्तन ये हुआ है कि धीरे धीरे पानी जो है वो घटना शुरू हो गया है चारों तरफ से। सरोवर भी धीरे धीरे सूख रहे हैं, क्योंकि जो तापमान है वो बहुत ज्यादा हो गया है। वो न्यू जाए मतलब धीरे धीरे वो अपने जमीन में जा रहे हैं। टूक टूक होई के बिहराई, और ऐसे लग रहा है कि खंड खंड हो गए। अगर आप लोगों ने कभी तालाब इत्यादि में कभी जाने का मौका मिला होगा, नहीं होगा तो अब दोबारा जाकर जरूर देखिएगा। तालाब में इस तरीके से सब चित्र बना रहता है। ठीक है, जब सूखा हुआ तालाब रहता है, और पहले के जमाने में महिलाएं सब मिट्टी इत्यादि इसमें से निकाल निकाल कर, खासतौर से शादी विवाह में भी लोग जाते हैं और खोद कर लाते हैं। ठीक है, और फिर बाल में लगाया जाता है। तो इस तरीके से नागमती कह रही है कि सरोवर के जो जल है वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि वो टूट 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 गए हैं। ठीक वैसे ही मेरी स्थिति भी है कि मेरा भी जो हृदय है या विरह में एकदम से ऐसे लग रहा है कि चूर चूर हो गया है, टूट टूट जा रहा है। विरह या करहूं पीव टेका, दीठ तव गरम मेरव एका। तो फिर कह रही है कि हे प्रियतम, आप ही आकर वर्षा कीजिए, मतलब प्रेम रूपी मिलन कीजिए। और इस फुहार से हो सकता है ये जो दरारें हैं, ये जो दूरियां, दरार दूरी का भी प्रतीक है, ये दूरियां हैं वो क्या हो जाएं, एक हो जाए। तो फिर से अभी भी उम्मीद लगाई हुई है, छोड़ी नहीं है उम्मीद। अगला है, कंवल जो बिगसा मानस, बिनु जल गए सु सुखाए। कि ये जो शरीर रूपी मानसरोवर है, इसमें हृदय रूपी कमल खिला था, लेकिन प्रेम के अभाव में वो सुखा गया। कंवल सो बिगसा मानसर, मानसर मतलब इस सरोवर में कमल खिला था, लेकिन जल के अभाव में धीरे धीरे सूख गया है। कबहू बेली फिर पलू है, जो प्यू सींचे आई। अब उम्मीद यही है, विश्वास यही है कि यदि हमारे प्रियतम स्वामी आकर इसे प्रेम रूपी जल से सींच दें तो ये कमल फिर से प्रफुल्लित हो जाएगा। यानी कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी मौके हैं। तो इस बैसाख महीने में आपने देखा कि नागमती के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे प्राकृतिक परिवर्तन हो रहे हैं, और इसके दिमाग में क्या क्या बातें आ रही हैं। आज के आखिरी पद को हम देखते हैं, जो कि जेठ महीने का है। जेठ जरे जग चले लुआरा। अब जेठ महीना जो है उसमें पूरा जो संसार है, दुनिया है, पूरा एकदम से जल रही है। मतलब कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वही स्थिति है इस समय लगभग। और चारों तरफ क्या, लू चल रही है। तो जेठ के महीने में मैं लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मान लीजिए बदलते हुए पैटर्न में किसी खास महीने की विशेषता के आधार पर ही सवाल आ जाए तो आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जेठ के महीने में लू चल रही है। उठई बवंडर पर ही अगारा, और केवल लू नहीं चल रही है बल्कि बवंडर भी चल रहा है। बवंडर जो भूगोल इत्यादि पढ़े होंगे वो अच्छे से समझ पाएंगे। बवंडर एक आता है आंधी टाइप का, वो भी चल रहा है। बिरह गाजी हनुमत हुई जागा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी को हिंदू कथाओं के बारे में कितनी जानकारी है। यहाँ पर हनुमान जी का वो जिक्र करते हैं, ऐसे करते हैं, वो बताते हैं कि ऐसे लग रहा है कि जो विरह है वो हनुमान का रूप धारण कर लिया है, जैसे हनुमान ने लंका का
दहन कर दिया था, लंका में आग लगा दिया था, उसी टाइप से नागमती के भी शरीर को वियोग जला रहा है। लंका दाह करे तनु लागा, तुलना यहाँ पर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मलिक मोहम्मद जैसी को राम कथा इत्यादि के बारे में भी जानकारी है। चारे पवन झकोरे आगी, लंका दाह पलंगा लागी। और ऐसे लग रहा है कि चारों तरफ से हवाएं चल रही हैं, हवाओं के झोंके आ रहे हैं, और जब हवा चलती है तो अगर कहीं भी आग लगी रहती है तो आग अगर कमजोर है तो बुझ जाती है, लेकिन तेजी से आगे बढ़ती भी है। यहाँ पर क्या है कि हवा चलने से जो आग है उसमें तीव्रता आ रही है, और ऐसे लग रहा है कि लंका को जलाने के बाद, नागमती को ऐसा लग रहा है कि लंका को जलाने के बाद उसकी जो पलंग है, उसकी जो सेज है, उसको भी जला डालेगी। अब इस चीज को आप केवल एहसास ही कर सकते हैं। आगे है पंक्ति, दही भई शाम नदी कालिंदी। नागमती को इस चीज का ज्ञान है कि जो कालिंदी है, यमुना है, वो क्यों काली है। उसको ऐसे लग रहा है कि यमुना इसलिए काली हो गई कि उसको छोड़कर कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए, और वो उनके विरह में कालिंदी जो है, यमुना जो है काली हो गई। वैसे ही मेरी स्थिति है, मतलब नागमती की, विरह का आग कठिन अति मंदी। और इस चीज को बहुत अच्छे से नागमती समझती है कि जो विरह की पीड़ा होती है उसको सहना आसान नहीं है। उठे आगे और आवे आधी, एक तरफ गर्मी का समय है, विरह की अग्नि धधक रही है, और दूसरी तरफ आंधी का झोंका आकर उसे और तीव्र कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। नैन न सूझ मरो दुख बाधी। अब तो नागमती की स्थिति ये हो गई है कि उसको आंखों से कुछ दिखाई भी नहीं देता। ऐसे लग रहा है कि वो इस पीड़ा से धीरे धीरे मर जाएगी, बहुत ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगी। अधजर भयु मांस तन सूखा, और विरह के कारण उसका शरीर आधा हो गया है, और जो मांस है वो सूख गया है, मतलब बहुत कमजोर हो गई है। लागे विरह काल हुई भूखा, ऐसे लग रहा है कि ये जो विरह है भूखा हो, उसको खाने के लिए एकदम से तैयार हो, और कभी भी उसका प्राण निकल सकता है। ठीक है, इसकी आशंका है उसको। और बीच बीच में वो अपने पति को भी याद कर रही है। हालांकि यहाँ पर कोई पंक्ति आई नहीं है, लेकिन अब आ जाएगी कि मांस खाई सब हाड़न लागे। जो विरह है अब लगभग मांस खा ही लिया है, केवल हाड़ ही बचे हुए हैं। अब हूं आव आवत सुनि भागे, अगर थोड़ा बहुत मेरे प्रति स्नेह है तो इस चीज को स्मृत करके, याद करके जरूर आइए, दौड़े हुए आइए, मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। गिरि समुद्र शशि मेघ रवि सही न सकहीं वह आग। स्थिति यह है कि पर्वत, समुद्र, चंद्रमा, बादल, सूर्य, किसी में हिम्मत नहीं है कि इस जेठ की तपन को सह सके। लेकिन कहते हैं मलिक मोहम्मद जैसी कि मोहम्मद सती सराहिए जरे जो अस प्यू लाग। लेकिन नागमती की सराहना इस मामले में जरूर करनी चाहिए कि वो अपने प्रियतम की याद में लगातार जल रही है। ठीक है, तो आपने देख लिया पूरा इन पदों की व्याख्या को, और उम्मीद है कि इसमें से किसी भी पंक्ति का अर्थ पूछा जाएगा या फिर अलंकार इत्यादि से संबंधित कोई चीज पूछी जाएगी तो आप आसानी से उसको बता देंगे। यहाँ पर जो भाषा है, अवधि है, ज्यादातर उपमा अलंकार का प्रयोग, रूपक का प्रयोग और उत्प्रेक्षा का प्रयोग मलिक मोहम्मद जैसी ने किया है। ठीक है, तो उपमा को ध्यान में रखिए, रूपक और उत्प्रेक्षा, और भाषा शैली अवधि के बारे में बता दिया, और 12 मात्रा शैली का प्रयोग है। इन चीजों को पूरा अपने दिमाग में रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी परीक्षा में। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि ये सभी व्याख्याएं आपको कैसी लगी। अब आगे 4 व्याख्याएं और बची हुई हैं, फिर नागमती वियोग खंड कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।